और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र यानी गंगा नदी तंत्र की एक विस्तृत यात्रा करने वाले हैं। ये 2525 किलोमीटर लंबी नदी कोई अकेली पानी की लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये नदियों का एक बहुत ही विशाल और जीवंत नेटवर्क है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये सिर्फ पहाड़ों से पानी लेकर समुद्र तक नहीं जाता, बल्कि अपने साथ एक पूरी सभ्यता, कृषि का आधार और करोड़ों लोगों का जीवन लेकर चलता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत बिल्कुल उद्गम से करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो गंगोत्री हिमानी है, जिसे गोमुख भी कहते हैं, हाँ, गोमुख। वहां से एक धारा निकलती है। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, वहां इसका नाम गंगा नहीं है, वहां इसे भागीरथी कहा जाता है। सही। ये एक अकेली और बहुत तेज गति वाली धारा है जो बर्फ के पहाड़ों से निकल रही है, लेकिन उसे गंगा का विशाल स्वरूप धारण करने के लिए अभी एक बहुत बड़ी यात्रा तय करनी है। और रास्ते में कई और जलधाराओं को जोड़ना है। बिल्कुल। और उस यात्रा में भागीरथी का सबसे महत्वपूर्ण संगम जिस नदी से होता है वो है अलकनंदा। अलकनंदा, इसका अपना एक बहुत ही विस्तृत भूगोल है ना? हाँ, इसका जन्म सतोपंथ हिमनद से होता है। यह शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में है। और अलकनंदा का महत्व ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम इसी नदी के तट पर बसा है। यानी ये सिर्फ एक सहायक नदी नहीं है। बिल्कुल नहीं। पानी की मात्रा के हिसाब से देखें तो ये वो मुख्य धारा है जो आगे चलकर भागीरथी के साथ मिलकर गंगा को उसका असली रूप देती है। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे भूगोल और संस्कृति एक साथ जुड़ जाते हैं। और जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो वो अकेली नहीं रहती। यहीं पर पंचप्रयाग की अद्भुत अवधारणा सामने आती है। हाँ, पंचप्रयाग। अगर हम इसे एक टीम बिल्डिंग की तरह देखें तो अलकनंदा वो लीडर है जिससे रास्ते में अलग अलग नदियां आके जुड़ती जाती हैं। पहाड़ों के बीच इन गहरे संगम स्थलों को ही प्रयाग कहा जाता है। तो सबसे पहले अलकनंदा कहाँ पहुंचती है? सबसे पहले विष्णु प्रयाग आता है। यहाँ अलकनंदा में आकर धौली गंगा मिलती है। यहाँ दो अलग अलग घाटियों का पानी एक संकरे गार्ज में टकराता है और जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। बिल्कुल। फिर ये संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और पहुंचती है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, नाम से याद रखना आसान है। यहाँ अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है। सही, एकदम सही। इससे नदी का पाट और चौड़ा होने लगता है। फिर सफर पहुंचता है कर्णप्रयाग। यहाँ पिंडर नदी मिलती है ना? हाँ, पिंडर नदी अपने तेज बहाव के लिए जानी जाती है। जब ये अलकनंदा से टकराती है तो संगम का दृश्य बहुत प्रचंड होता है। हर संगम के साथ पानी तो बढ़ ही रहा है, पहाड़ों को काटने की ताकत भी बढ़ रही है। बिल्कुल। और इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग का महत्वपूर्ण संगम। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलने वाली नदी का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी? हाँ, ये चोराबाड़ी ताल से निकलती है और जैसे अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ धाम है, ठीक वैसे ही मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। क्या बात है! यानी रुद्रप्रयाग सिर्फ दो जलधाराओं का संगम नहीं है, बल्कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घाटियों का मिलन है। हाँ, मंदाकिनी का जल अलकनंदा में मिलकर उसे और भी गहरी और शांत नदी बना देता है। और फिर इन सभी नदियों को समेटने के बाद आखिरी चरण आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग, वो स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी आखिरकार एक दूसरे से मिलती हैं। वही भागीरथी जो गंगोत्री से निकली थी। मैंने सुना है यहाँ दोनों नदियों के पानी का रंग भी अलग दिखता है। हाँ, एक तरफ से भागीरथी का हरा नीला पानी और दूसरी तरफ से अलकनंदा का मटमैला पानी। जब ये दोनों जुड़ती हैं तब जाकर उस धारा को गंगा नाम मिलता है। यह सच में एक बहुत भव्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। देवप्रयाग में गंगा एक विशाल रूप ले लेती है। लेकिन पहाड़ों का यह सफर हमेशा के लिए तो नहीं होता। देवप्रयाग से गंगा आगे बढ़ती है और हरिद्वार पहुंचती है। हाँ, और यहाँ नदी के स्वरूप में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बिल्कुल, क्योंकि हरिद्वार में गंगा पहाड़ों को छोड़कर पहली बार मैदानों में प्रवेश करती है। पहाड़ों में नदी का काम मुख्य रूप से कटाव या इरोजन करना होता है। सही कहा। लेकिन मैदानों में आते ही नदी का वेग धीमा हो जाता है और वो अपने साथ लाई गई मिट्टी को जमा करना यानी डिपोजिशन शुरू कर देती है। और यही मैदानी सफर इस नदी को भारत की जीवन रेखा बनाता है।
हरिद्वार से निकलकर गंगा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और फिर झारखंड के साहेबगंज से होते हुए आगे बढ़ती है। ये एक बहुत लंबा और उपजाऊ मार्ग है। पहाड़ों से लाई गई जलोढ़ मिट्टी इन मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक बनाती है। लेकिन जैसे ही गंगा पश्चिम बंगाल पहुंचती है, इस कहानी में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। फरक्का का विभाजन। हाँ, फरक्का में ये विशाल नदी अचानक दो धाराओं में बढ़ जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। एक धारा मुख्य नदी से अलग होकर दक्षिण की ओर बहने लगती है, जिसे हुगली कहा जाता है। कोलकाता इसी के किनारे। बिल्कुल। और जो मुख्य धारा बचती है वो पद्मा के नाम से